अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार के करप्शन केस में 50 लाख रुपए के एवज़ मुलजिम शेर अली मलिक की ज़मानत मंजूर कर ली है। और मुलजिम का इस केस में कितना अहम किरदार है इस बार बात करेंगे, जबकि साबिक DG नेपरा सैयद इंसाफ अहमद को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर 8 अरब रुपए ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। और दूसरी जानिब मुल्क में प्राइवेट बिजली घरों के प्रोजेक्ट से जो तबाही आई है उसकी दास्तान भी सुनेंगे। जनरल अयूब खान के ज़माने से लेकर आज तक क्या सूरत हाल रही, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कार के करप्शन केस में जो मुलजिम शेर अली मलिक की ज़मानत मंजूर की है, इस हवाले से बताइएगा कितना अहम किरदार है इस मुलजिम का इस केस में। देखिए, ये IPP केस जो है 2013 से करप्शन का चल रहा है। आज इसको 7 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस लिया था और उन्होंने इस चीज़ का ये कि करप्शन को पकड़ा था। और कारके का सबसे बड़ा केस ये था कि उस वक्त 2012 में जब इनको अवार्ड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, ये उस वक्त इनकी जो है वो 2012 में नहीं हुआ था, 2011 में अवार्ड हुआ था, पीपल पार्टी ने किया था। उस वक्त इनके रेट जो थे वो 40 रुपये पर यूनिट से इसको दिए गए थे। अच्छा। आज से यानी 10 साल पहले, 11 साल पहले। और उस पर करप्शन और बहुत सारे भी थे, कोई 11-12 के IPP थे। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा भी करप्शन का केस फाइल करे, नैब को कहा, नैब ने केस फाइल किया। कार के जो है, क्योंकि एक ये टर्किश कंपनी थी कार के, उन्होंने जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस कर दिया। अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस कर दिया और वहाँ पर जो है ये केस जो है वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उसमें उस वक्त के नैब के लोगों का भी किरदार है, 2012-13 के उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर का भी किरदार है, उस वक्त के हमारे वकीलों का भी किरदार है। बड़े बड़े वकील हैं हमारे, कोनैन, एक हसनैन कोनैन है जिन्होंने 22 करोड़ रुपए फीस ली पाकिस्तान के खिलाफ। 22 करोड़ फीस ली थी इनसे काटने से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस लड़ने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और एक और वकील है समीद हफजा, उन्होंने 5 करोड़ फीस ली। तो वो वहाँ जाके वो केस उन्होंने कहा कि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है पूरा नहीं हुआ तो हमें कंपनसेशन दिया जाए। तकरीबन $800 मिलियन का कंपनसेशन वो जीत गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। सिर्फ इस वजह से जीत गए कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये कहा गया, पाकिस्तान ने कहा कि ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, करप्शन हुई है इसमें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके इसको कैंसिल किया था। और करप्शन के तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये कहा गया जजेस ने कि भाई आप ये बताएं कि अगर करप्शन हुई है तो वो कहाँ प्रूफ है, आपने कन्विक्ट किया, किधर है वो। तो उसके ऊपर ये हुआ कि पिछले दिनों जब आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया तो हमारी गवर्नमेंट दोबारा गई वहाँ पे। वो उसमें एक प्रोग्राम बताया भी था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट मांगे थे कि हमने उस ज़माने में लिखा था, उनको कारके को भी लिखा था कि ये गलत आप कर रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ को भी लिखा था गलत कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पर जाके कहा कि ये इसके करप्शन के प्रूफ मौजूद हैं और हम इसकी करप्शन की केस फाइनल स्टेजेस पे हैं नैब के कोर्ट में और वो इंशाल्लाह हम करके लेकर आएंगे। तो वो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो सस्पेंड कर दिया है इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने पाकिस्तान में। अब उसको यहाँ पे जो है करप्शन के प्रूफ लेने के लिए अब उसका भी टाइम लिमिट दी होगी 2-4-6 महीने की। यहाँ पर इन्होंने जब आए तो यहाँ पे नैब ने और गवर्नमेंट ने मिल के, इदारों ने मिल के और फिर वो पकड़ा। और आप याद करें एक उस ज़माने में शाहिद रफ़ी भी इसके सेक्रेटरी वाटर पावर थे, उनको अरेस्ट किया था, इसी के साथ अरेस्ट किया था। और जुल्करनैन जो है वो जुल्करनैन राजा जो है ये अपने आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट का बेटा था जिसका एजेंट था, उसके घर पे छापा पहले मारा था, उसके पे कागजात भी निकाले। तो ये आदमी जो वो हमने एक प्रोग्राम में भी किया था, ये जो पकड़ा गया था ये इसका फ्रंट मैन है जुल्करनैन का, जिसका नाम जो है ये बताया जा रहा है कि शेर अली मलिक है। और इसके यानी ये अकाउंट से जो है वो उसके पैसों की ट्रांजिशन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जुल्करनैन के $5 मिलियन का। नैब ने कहा कि ये चीज़ मौजूद है। तो ये 1 मई को इसको अरेस्ट किया था और जो भी इसका करके और उसके साथ ही और भी 2-4 में शाहिद रफ़ी साहब को भी किया था। उस पर सुना यह गया कि वो फिर वो अप्रूवर बन गए हैं, जो शाहिद रफ़ी साहब हैं और उनको बेल मिल गई है और एक और भी इनके अंदर जो अप्रूवर बन गए हैं। तो इनकी बेल जो है वो अभी हुई है और उस बेल 50 लाख के अवैध हुई है। और इन्होंने डिनाई किया कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं की है, जबकि नैब का कहना ये है कि इनके यहाँ से बैंकों का रिकॉर्ड निकला है, जुल्करनैन का रिकॉर्ड निकला है।
अब चीज़ ये लग रही है कि ये केस दोबारा डीरेल हो रहा है। ये हम बताना चाहते हैं हुकूमत को कि ये अगर केस डीरेल हो गया तो हमारा $800 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज में आपको देना पड़ेगा कारके को, और कारके के पीछे जो है वो 11 IPP वाले अलग बैठे हुए हैं, जिसमें आधे IPP वाले आज हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। वो अलग केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे और वो $1 अरब नहीं होगा बल्कि वो $8 अरब पाकिस्तान को देने पड़ेंगे इस मुफलिसी की हालत में। तो ये केस जो नैब में चल रहा है इसके लिए सीरियसली जो है वो ट्राई करें। हमारा अटॉर्नी जनरल, हमारे कानून के जो मुहाफ़िज़ हैं, हमारा जो लॉ मिनिस्टर है फ़ारूक नसीम साहब हैं, हमारे अनवर मंसूर खान है, ये इनका फ़र्ज़ है कि इस केस को वो सही तरह से प्लीड करें, नैब के केस को, कि नैब की कैपेसिटी अगर नहीं है उनको मदद करें कि ये केस करप्शन का, जिसके ब्लैक एंड वाइट प्रूफ नैब ने हासिल कर लिए हैं, अभी उनके कागजात मौजूद हैं। हमने आपको कागजात बताए भी थे कि अकाउंट नंबर मौजूद है नूर बैंक, तो उसके अंदर तो ये वो केस है जिसके अंदर के पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। $10 अरब देने पड़ेंगे अगर संजीदगी लिया गया तो उसमें अब कोर्ट में, यानी ये इसके मुल्ज़िम की ज़मानत होने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ इसमें दोबारा से गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो वीक हो गए हैं कि इसको सही तरह से प्लीड नहीं कर रहे। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ये जो है इसको हुकूमत जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और हमारा अटॉर्नी जनरल जो है इनको गौर से देखें कि वो अपने सीरियस काम पे लग जाएं जो कि मुल्क को बचाएं। ये उल्टी सीधी चीज़ों में लगे हुए हैं। जो मेन करना है, मैंने कहा ना पिछले उसमें कि यानी हुकूमत के मिनिस्टर्स, हुकूमत के इदारे जो हैं वो हुकूमत चलाएं, वो फोकस नहीं है। ये फोकस की बात नहीं, ये $10 अरब का लॉस है। अगर इनके ये हमारा फेल हो गया केस तो अटॉर्नी जनरल फेल हो गया, हमारा नैब अगर फेल हो गया, कोर्ट के अंदर हार गया, तो ये हम जो है $10 अरब देने पड़ेंगे। कहाँ से देंगे? हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं है। इस वक्त टैक्स लगा के सत्यानाश कर दिया बजट में, तो अब कहाँ से करेंगे? तो इस चीज़ को अभी से इसको पकड़ ले। वजह यही है कि कारके का केस जो है ये पिछले 10 साल से जो चल रहा है, और इसके अंदर जो है कभी टर्की हुकूमत का हाथ आ जाता है, कभी कोई करप्शन के एलिमेंट आ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी बीच में आ जाते हैं, कभी जो है वो जुल्करनैन जो इनके प्रेसिडेंट से अलग वो आ जाते हैं। तो इस केस को जो है पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आदिल साहब अब तो ज़मानत हो गई है 50 लाख की, तो वो एक मुस्लिम को हुई है, मगर ये कि ज़मानत जो है वो तो हक है उसका। एक की ज़मानत होगी, उसके बाद जो बाकी बचे उनकी भी ज़मानत हो जाएगी। इस वक्त कोई जेल में नहीं है। इस वक्त इस केस में IPP के केस में कोई जेल में नहीं है। इसमें परवेज़ अशरफ है, वो भी ज़मानत पे हैं, सारे मुल्ज़िम ज़मानत पे हैं। चीज़ यही है कि केस 11 साल से चल रहा है, तो जेल में तो नहीं हो सकते। कोई अगर किसी को अगर पकड़ते भी हैं, उसको सज़ा भी होती है, तो नैब के कानून से सज़ा 7 साल होती है। 11 साल से केस चल रहा है, अगर पकड़ के भी रखा होता 7 साल तो पूरे हो गए थे ना, निकल जाता वो पूरा हो जाता। साहब ये तो अभी भी कह सकते हैं कि हमारी तो सज़ा मुकम्मल ही हो जाएगी। हाँ नहीं, अगर पकड़ा होता वो तो बेल पर है, इसलिए नहीं हो रहा। तो लेकिन गरीब आदमी तो बेचारा अगर जेल चला जाता है तो उसको तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आदिल साहब ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ये तो ज़मानतों पे छूट जाते हैं। नहीं, मगर इसके अंदर जो है वो यानी सीरियस बात है। इसके लिए हमें यानी हम बार बार प्रोग्राम क्यों कारके का करते हैं कि कारके का केस जो है वो बड़ा एग्जाम्पलरी केस है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बहुत बड़ा हाथ है इसको सज़ा दिलवाने में। मगर यही है कि हर दफ़ा जो है कोई ना कोई इनकी मदद को आ जाता है, और केस जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाता है, कभी हाई कोर्ट से हो जाता है, कभी आर्बिट्रेशन अवार्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर के पाकिस्तान को अगर बचाना है फ्यूचर के नुकसान से, तो इस कारके के केस को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, नैब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली कि इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, करप्शन की सज़ा दिलवाएं, ताकि इसको जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होने से बचाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल साहब कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इस पर बड़ी संजीदगी से बात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मददगार हैं या फिर वो सहूलतकार हैं जो कि आ जाते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि जैसे ही केस कुछ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने की तरफ जाता है तो कुछ मददगार आ जाते हैं, कुछ ऐसे हाथ आ जाते हैं जो इनकी मदद को पहुँच जाते हैं। इन सहूलतकारों को भी पकड़ने की ज़रूरत है, इनको इन हाथों को काटने की ज़रूरत है जो कि करप्शन को मदद फराहम कर रहे हैं। मज़ीद भी नाज़रीन इस पर बात करेंगे कि करप्शन को कैसे काटा जा सकता है, कितने करप्शन के ऐसे केसेस हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से उठाए गए हैं और उन पर हम बात करते हैं, और यकीनन उम्मीद भी यही करते हैं कि संजीदगी से इन इश्यूज़ को, इन केसेस को टेकअप किया जाएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन अपने प्रोग्राम में। और सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। करप्शन के केसेस हैं जिन पर वो बात कर रहे हैं। साबिक डीजी नेपरा सैयद इंसाफ अहमद को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 अरब रुपए ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। आदिल साहब, सैयद इंसाफ अहमद को नैब ने गिरफ्तार कर तो लिया है और उन पर जो इल्ज़ाम है 8 अरब रुपए ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, अब आगे क्या उसकी अपडेट्स हैं? क्या देखिए, ये जो हमारे मुल्क के इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, ये सारा इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आया है। और मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसी से या गुज़िश्ता हुकूमत की गलत पॉलिसी से आया हुआ है। और ये हुकूमत की गलत पॉलिसी आज से नहीं चल रही है, 1958 से चल रही है। ये जब अयूब खान ने मार्शल लगाया था, मार्शल आया था, उसके बाद से चल रहा है कि हमारे मुल्क में यहाँ पर जो है वो बाकी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, जिसमें कि 6 नहरें थी। इंडिया जब पाकिस्तान इंडिया जब आज़ाद हुआ था, 3 नहरें इंडिया को दे दी गई, 3 नहरें पाकिस्तान को दे दी गई। उस पर इंडस बेसिन ट्रीटी भी हुई थी, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो उसको गारंटी किया था वर्ल्ड बैंक से। तो दरिया थे ना वो, दरिया थे। उन दरियाओं का जो था उसके अंदर ये था कि उस पे से हमारी इरिगेशन उसको पूरी करता, वो प्लस बिजली की ज़रूरत पूरी करता। अब तो सारे उस इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर डैम बनने थे। डैम से जो है वो हमारी इरिगेशन भी होती और डैम से बिजली प्रोड्यूस होती है। डैम बनाने का काम तो इंडिया ने संभाल लिया आदिल साहब। नहीं तो डैम मैं बता रहा हूँ ना कि उस वक्त आप सुने तो बात को कि डैम जो है वो बनने थे, और उस डैम बनने में पहले वासक डैम बना, ये अयूब खान से पहले की बात है। उसके बाद जो है वो इंडस बेसिन ट्रीटी हुई और इसके अंदर जो है वो पहला डैम जो बना था वो बना था मंगला डैम जी। मंगला डैम के बाद जो है वो नेक्स्ट डैम जो बनना था, आप देख रहे होंगे चार्ट कि अगला डैम जो बनना था वो बनना था कालाबाग डैम। अच्छा, कालाबाग डैम जो है वो बनता है, वो यानी वहाँ से जहाँ से पानी आता है इंडस का, वहाँ से कालाबाग डैम जो है वो बाद में आता है और तरबेला डैम पहले आता है। तो कालाबाग डैम जो है वो डाउन स्ट्रीम था, उसको पहले बनना था, और उसके बनने के बाद नेक्स्ट डैम जो बनना था वो तरबेला डैम बनना था, ताकि उसकी यानी जब उसमें नीचे सिल्ट जमा हो जाए तो पिछला वाला जो डैम कालाबाग डैम जो है तरबेला डैम बने और फिर वो चले। और उसके हिसाब से ऑल्टरनेट मतलब था, वो ऑल्टरनेट नहीं था, ये इसका तरीक़ेकार था कि डैम की टेक्निकल ज़रूरियात ये थी। मगर जब अयूब खान आए तो उन्होंने उसकी तरतीब बदल दी और कालाबाग डैम की बजाय जो है उन्होंने तरबेला डैम बना दिया। वो तरबेला के रहने वाले थे ना, क्यों क्या होता है, सीधी बात है। कराची से वो ले गए थे, कैपिटल कराची कैपिटल था, कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये अयूब खान आए, कराची से उठा के ले गए पुटहार, वहाँ इस्लामाबाद बना हुआ है। बस यहाँ पर जो आता है हुक्मरान वो अपनी मर्जी से अपने घर ले जाते हैं हर चीज़। जो आता है लाड़काना भी ले जाता है, कोई लाहौर ले जाता है प्राइम मिनिस्टर, कोई जो है नवाबशाह ले जाता है। आप देखें ना हर चीज़ हो रही है। तो ये उस वक्त से चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई क्या है ये। तो जब ये डैम वहाँ पे जब बना तो ठीक है, हमारा मंगला डैम बना अच्छी बात थी, वासर डैम बना अच्छी बात थी, तरबेला डैम बना अच्छी बात थी। मगर कालाबाग डैम बनने का जब आया, उसके बाद कालाबाग डैम बनना था तो उसमें वहाँ पर जो है मार्शल लॉ पाकिस्तान का आ गया था और ये कौन से फजल हक साहब से जो वहाँ पे वक़्त उन्हीं के साथ के हैं, वो भी अयूब खान के ज़माने में, जो वहाँ पे KPK के गवर्नर थे, उन्होंने कहा ये नहीं बनने दूंगा मैं कालाबाग डैम को। कालाबाग डैम के बाद फिर वो वहाँ पे वली खान के वालिद थे, वली खान थे, उन्होंने कहा कि ये डूब जाएगा तो हमारा कालाबाग ये हो जाएगा। तो वो पॉलिटिकल उसके हिसाब से डीरेल हो गया। खैर वो डीरेल हो गया। उसमें ये हुआ कि वासर डैम में बिजली घर बने, सही, मंगला डैम में बिजली घर बने, ये सब यानी बिजली फ्री आती है, पानी से आती है, उसमें कोई इनपुट नहीं होती है। उसके बाद ये तरबेला डैम के बिजली घर बने। उसके बाद कोई बिजली घर नहीं बना। फिर अयूब खान का दौर ख़त्म हो गया, याह्या खान आए, याह्या खान का दौर ख़त्म हो गया, भुट्टो आए, भुट्टो का दौर ख़त्म हो गया, फिर माशाल्लाह आ गया, माशाल्लाह आ गया, ये आ गए अपने ज़िया-उल-हक साहब आ गए। और ज़िया-उल-हक साहब के बाद जो है फिर पीपल पार्टी आ गई, पीपल पार्टी में बेनज़ीर की हुकूमत आ गई। तो उस वक्त उन्होंने यानी पीपल पार्टी के ज़माने में ये बिजली के जो है शॉर्टेज का प्रोग्राम आया कि भाई बिजली मिलनी चाहिए तो डैम बनने चाहिए या बिजली। तो वो पूरी स्कीम पीपल पार्टी के ज़माने में
ये बात है 1988 की जब हुकूमत आई थी इनकी, वो गलत स्कीम बनाई और उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके और हब डैम जो है प्राइवेटाइज सेक्टर में देने का एक प्रोजेक्ट बनाया, और वो बनाया फर्नेस ऑयल पे, फर्नेस ऑयल के ऊपर बेस। फर्नेस ऑयल जो है वो तो सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस करता है, जबकि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान में 50% बिजली जो बनती थी वो कोयले से बनती थी, 50% बाकी और चीज़ों से बनती थी, गैस से ऐसे। तो कोयला हाइडल पावर से तो सबसे हाइडल पावर सबसे सस्ती है। हमने फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो हाइडल पावर से बनती रही, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर इन्होंने आके पीपल पार्टी की पहली हुकूमत में जो बेनज़ीरी थी उसमें ये सलमान फारूकी वगैरह थे उसके अंदर, उन्होंने पूरा का पूरा सत्यानाश ये कर दिया कि दुनिया में कहीं पर भी फर्नेस ऑयल से प्राइवेट सेक्टर में डैम नहीं बने थे, ये बिजली घर नहीं बने थे। तो ये बिजली घर का पहला बनाया कि ये BOT के ऊपर जो है ये हम बनाएंगे और 20 साल के बाद गवर्नमेंट का हो जाएगा। उसका टेंडर इशू कर दिया, वो टेंडर इशू किया, टेंडर आए, उसके अंदर टेंडर में फिर वो पार्टी आई इसकी और वर्ल्ड बैंक वाले इसमें शामिल हुए, तो वो डैम के जो प्रोजेक्ट था वो डीरेल हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेशनल क्राइसिस आ गया था फाइनेंशियल, और उसके बाद उसका जो है वो 2 साल के लिए वो रुक गया। पीपल पार्टी ने उसके जो एग्रीमेंट था उसको साइन कर दिया था वो एग्रीमेंट, मगर उस एग्रीमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी थी। फिर जो है उसके बाद मार्शल आ गया, सही मार्शल आ गया, मार्शल नहीं आ गया, उसके बाद जो है वो पीपल पार्टी हुकूमत चली गई और ये नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई 1990 में, और उन्होंने उसको केस को खोला, हब डैम को, ये हबको का जो प्रोजेक्ट था ये पावर प्रोजेक्ट का, ये हाई कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट ने उस पर करप्शन के चार्जेस लगाए। ये कोर्ट अब दिखा रहे हैं इसके अंदर कि इसमें करप्शन हुई है, सही। और करप्शन हुई है इसके अंदर, यानी आप जो है इसके ऊपर जो है वो करप्शन के ऊपर एक्शन लें कि ये गलत हुआ है, इसमें नुकसान होगा पाकिस्तान का, टर्म्स ऑफ टेंडर सही नहीं हुआ है, इसके अंदर कंडीशन सही नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक्स्ट्रा पैसा देगा, इनको जो है वो गारंटी दी जा रही है, इसके अंदर उनको जो है वो फॉरेन करेंसी में टैरिफ दिया जा रहा है। तो वो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था नवाज शरीफ के ज़माने में। नवाज शरीफ के ज़माने में ये फैसला नहीं हुआ, उनकी हुकूमत चले गई, मार्शल आ गया, मार्शल आ गया तो मुशर्रफ साहब आ गए। मतलब ये केस वहीं का वहीं है। मैं बता रहा हूँ ये हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। ये IPP का जो चक्कर चल रहा है आजकल, जो ये सर्कुलर डेप्थ है, ये सारा उसकी वजह से ये आए, और इन्होंने आके जो है मुशर्रफ साहब ने जो है उनके साथ पूरी डील की, और जो भी हुकूमत की भाई इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने में ये हुआ कि वापडा के चेयरमैन थे, बड़े एक अच्छे ईमानदार आदमी थे, उनसे कहा कि भाई इनके साथ जो है आप एक BO जो है वो ख़त्म करके इनको ये दिया जाए कि BOT की जगह ये इनको हो जाएगा हमेशा के लिए, वरना आज ये पाकिस्तान के पास वापस आ जाता है ये। फिर इसके जो टैरिफ है उसको 18% गारंटी दी जाए प्रॉफिट, यानी फिर इनको इनकम टैक्स फ्री दिया जाए, फिर इनको कैपेसिटी पेमेंट दी जाए। ये टर्म बना दी इसके अंदर कि अगर वो बिजली नहीं बनती, किसी वजह से बिजली पाकिस्तान के यानी ग्रिड में नहीं आता, पाकिस्तान नहीं ले सकता, या इनकी सर्विसेज हो रही हैं, कोई रिपेयर हो रही है, तो 60 या 70% कैपेसिटी पेमेंट भी दी जाएगी उनको बगैर बिजली प्रोड्यूस किए हुए। वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान का पूरा बिजली का सेक्टर जो है तबाह हो गया उसकी वजह से। और उसमें जो है उसके बाद मुशर्रफ साहब ने इसको प्रोजेक्ट को किया। फिर रेंटर पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन केस है, वो मुशर्रफ के ज़माने में 2006-2007 में आया था, और उन्होंने 2 रेंटर पावर प्रोजेक्ट जो है वो यानी बगैर टेंडर के जो है वो अवार्ड कर दिए एक अमेरिकन पार्टी को, और वो गैस बेस कर दिए कि आप रेंटर पावर, वो इसलिए किए कि भाई बिजली की शॉर्टेज है तो जल्दी क्या हो सकता है कि आप बिजली का जो पावर प्लांट है इट टेक्स अबाउट 2 to 3 ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने कहा जल्दी क्या होगा, किसी ने उनको पट्टी पढ़ाई कि रेंटर पावर ले लो, 4 महीने में चल जाएगा। वो 4 महीने में चल के उन्होंने 2 रेंटर पावर लिए, और उनको कहा कि हम गैस से आपको देंगे, गैस पे वो लेकर आ गया, लगा दिया रट्टो देरो में और पता नहीं गुड्डू में लगा दिया उन्होंने। $10 मिलियन का उनका जो है वो हर महीने उनको पेनल्टी दे रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं दी हमारे पास, वो गैस ही नहीं दी। सही। तो उसको $10 मिलियन डेली जो है उनको जाते रहे 5 साल तक। उसके बाद ये गवर्नमेंट आ गई पीपल पार्टी, उन्होंने रेंटर पावर 18 प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए। वो रेंटर पावर का जो सत्यानाश हुआ, फिर जब ये बिजली का जो शॉर्टेज हुआ, हमारी हुकूमत आई इसकी पीपल पार्टी की, और उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लिया कि भाई क्या सारा कैसे हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो आगे जाके जो है वो सारे के सारे रेंटर पावर कैंसिल कर दिए,
और पावर पॉलिसी बनाई, उसी में नेपरा बना, उसी के अंदर जो है वो पीपीए बना, उसी के अंदर ये सारा कुछ हुआ। और करप्शन की एक दास्तान है जो आगे अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे कि क्या कैसे चल रहा है। बिल्कुल आदिल साहब, ये तो आपने करप्शन की एक अलिफ लैलवी दास्तान है कि मैं तो गुम ही हो गई इसके अंदर। मैं सुन रही हूँ और हम हैरान हो रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आदिल गिलानी साहब, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो ब्रेक पर जाने से पहले आप एक दास्तान सुना रहे थे करप्शन की, उसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो आईपीपी का सारा खेल है, ये जैसे शुरू हुआ था, आपको मैंने पिछले सेगमेंट में बताया, इसकी कंटिन्यूएशन ये है। एक इदारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, SPDI, उसके जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में शमसुल मुल्क हैं जो एक्स वापडा के चेयरमैन थे, फिर कामरा, बहुत सारे लोग हैं, एच बेग हैं, पुराने चेयरमैन, KSB सिक्योरिटीज़ हैं। उन्होंने ये 2007 में हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का लिखा है, उसमें इन्होंने सारा ब्लेम किया है। ये जो मैं आपको पूरा बताया कि ये सारा का सारा जो है हपको से शुरू हुआ, 1986 से जो है हपको का करप्शन शुरू हुई है। और उसके बाद ये यानी पहला तो ये कि हमारे जो हाइड्रो पावर जो है वो ख़त्म कर दिया अयूब खान ने, उसकी वजह से हमारा जो हाइड्रो पावर आज तक नहीं बना अगला। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये मोहन डैम दे रहे हैं। ये मोहन डैम जो है ये भी अवार्ड के अंदर, इसके अंदर बहुत डिस्प्यूटेड है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें सिंगल बिडिंग है, इसके अंदर जो करप्शन हुई, इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त 180 अरब रुपए के अंदर अवार्ड हुआ है। जिस पार्टी को अवार्ड हुआ है नीलम झेलम प्रोजेक्ट, उसको 80 अरब रुपए में अवार्ड हुआ था और वो 560 अरब में ख़त्म किया उस पार्टी ने, चाइनीज़ ने। ये पार्टी जो है वो इतनी बड़ी करप्ट पार्टी, एलिगेशन उसके ऊपर हैं। इसके अंदर भी उसी पार्टी को अवार्ड हुआ है और ये अभी 180 अरब का अभी काम हुआ नहीं है। 180 अरब की जगह ये 250 अरब ऐसे ही हो गया है। इसके अंदर जो कंडीशनें हैं वो ऐसी हैं कि डॉलर के रेट से फ़र्क पड़ेगा, बिजली के रेट से फ़र्क पड़ेगा, लेबर के रेट से फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो 180 अरब का मोहन डैम है ये भी 600-700 अरब रुपए में कंप्लीट होगा। और इसमें बिजली जो है जो हमें फ्री मिलनी चाहिए थी 2 रुपये 1.5 रुपये पे, ये हमें जब ये कंप्लीट होगा 8 साल के बाद तो ये 25 रुपये 30 रुपये यूनिट पे मिलेगी। तो फिर हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सारा मैं बता रहा हूँ कि ये डिटेल जो हुआ है ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि पिछले से ये कमीशन जो बनाते हैं ना, हुकूमत ने बनाया कमीशन के लोन। अरे भाई लोन जो है बाहर से आता है, बैंक IFC लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक देता है, IMF दे रहा है, सारी दुनिया लोन लेती है। ये जो शोर मचाया हुआ है टीवी के अंदर और आके हर मिनिस्टर आके बातें करता है कि हमारे 70 साल के ज़माने में मुशर्रफ के 2008 तक जो है 600 अरब लोन लिया, उसके बाद जो है 2400 अरब लोन ले लिया, 6000 अरब लिया पूरे 70 साल में, बाकी 10 साल के अंदर जो है वो 24 अरब ले लिया। अरे भाई, तो इस हुकूमत ने जो हमारे 70 साल में जो 60 साल के अंदर जो कब तक सही है 2008 तक जो है 6,000 अरब लिए थे ना, तो अभी इस हुकूमत ने 10 महीने में 5,000 अरब ले लिए, 5,000 अरब। अरे भाई अक्लमंद लोगों, ये समझो कि वो 6,000 अरब है वो 5.5 रुपये डॉलर के रेट से है। जो मंगला डैम बना था वो 15 अरब रुपए में बना था। सही। वो 6,000 अरब रुपए जो है वो आज के हिसाब से वो 6,000 अरब नहीं, वो 60,000 अरब है। सही। ये हुकूमत पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में ये सब लगे हुए हैं। ये मीडिया के अंदर ये, अरे भाई आप इस पे लगे कि आज बिजली सस्ती प्रोड्यूस करें, आज डैम बनाए सस्ता बनाए। आज सोलर बिजली का पावर का प्रोजेक्ट है जो 2.5 रुपए में है। सोलर पावर जो है दुनिया के अंदर सबसे सस्ती बिजली है, 2.5 रुपए में मिल रही है और वो 6 महीने में प्रोजेक्ट लग जाता है। उस पर आना चाहिए। ये इनको अक्ल लगे हुए डैम बनाना है। डैम का दासू डैम जो है वो भी इसी पार्टी को अवार्ड किया है, चाइनीज़ को, जो नीलम झेलम जिसको अवार्ड हुआ, जिसको मोहन डैम अवार्ड हुआ है, वो दासू डैम को अवार्ड हुए आज हो गए 2 साल, उसमें एक ईंट नहीं लगी है। और उस डैम की कीमत जो है, जो अवार्ड की कीमत है, वो अगर 80 अरब रुपए थे तो आज 180 अरब हो गया बगैर काम किए हुए। ये है करप्शन। इन करप्शन को देखना है। तो यहाँ पर SBDI ने जो पूरा दिया है, इनके यही कहना है कि ये हपको के वजह से जो है ये सारा का सारा पूरी पावर पॉलिसी जो बनी है हमारी गलत बनी है। और इसके अंदर यानी अब हमारी जो इसके अंदर जो पावर पॉलिसी है, ये जब हुकूमत आई थी 2013 में नवाज शरीफ की, तो 460 अरब रुपये सर्कुलर डेप्ट था।
जी। वो सर्कुलर डेब्ट वो किस बात पे होता है कि ये बिजली घर जो है बिजली प्रोड्यूस करते हैं और उनको बिजली के बिल नहीं मिलते वापस, वो जो पेमेंट करनी होती है, जो गारंटीड मनी है वो गवर्नमेंट ने देनी है। सही। जो बिजली ये यानी हम गवर्नमेंट बिजली नहीं ले सकती क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, तारे नहीं है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, तो इनको पैसा देते हैं तो वो पैसा जो है वो ड्यू होता चला गया। प्लस इनके जो है वो बिल्स हैं बहुत सारे जो इनको देने होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के इदारे नहीं दे रहे, सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो सर्कुलर डेब्ट। तो पिछली गवर्नमेंट ने 2013 में जून की 4 तारीख को हुकूमत आई थी, वो 6 तारीख को, और 30 तारीख को उन्होंने जो है 460 अरब रुपए उनको दे दिए थे कि सर्कुलर डेब्ट ख़त्म करें। बड़ा अच्छा स्टेप था, मगर उसके अंदर भी एलिगेशन ऑफ करप्शन मौजूद हैं कि उसके अंदर जो उनको पैसा दिया गया था 460 अरब रुपए इनका नहीं बनता था, क्योंकि इस पे हमने आपको बताया था, दोबारा बता रहे हैं कि इनके जो आईपीपी के जो नेपरा है उनके बिजली के रेट फिक्स करती है। तो बिजली के रेट फिक्स करने के बाद जो है, एक तो बिजली के रेट फिक्स करने पे इसको औसाफ को पकड़ा है कि इसने जो बिजली का रेट फिक्स किया था ये मंशा का एक पावर हाउस है उसके लिए किया था ये, सही। और उसमें 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ बिजली के रेट फिक्स करने में शुरू में। जी। हर साल इनके हर महीने इनकी जो है ना वो, क्योंकि गारंटी है कि इनके जो लॉसेस हैं वो हम दे रहे हैं, अगर बिजली इनकी चोरी हो रही है तो बिजली के लॉसेस हम दे रहे हैं, बिल्कुल सार्फिन भुगत रहे हैं, सार्फिन दे रहे हैं। इसके अंदर जो पेट्रोल का खर्चा है, इसके अंदर जो मेंटेनेंस का खर्चा है, इसमें जो इनपुट है इनकी वो लगा के, और अगर इनका समझो 1 करोड़ रुपए खर्च होता है और एक महीने के अंदर, और 1 करोड़ जमा करते हैं, 1 करोड़ पे वो 18% इनको देते हैं, ये प्रॉफिट आपको मिलना है तो 1 करोड़ 18 पे यूनिट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो इनकी जो इनपुट है 1 करोड़ की, ये 1 करोड़ की जगह जो है वो 10 करोड़ रुपए करते हैं और नेपरा मिलके मान जाती है। ठीक। उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कंप्लेन की थी एससीसीपी को, एससीसीपी ने उसको मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट को वापस जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस भला करे इफ्तिखार चौधरी का, उन्होंने कहा आप बताओ ये आपके रूल में है कि नहीं है, मगर ये ट्रांसपेरेंसी का जवाब दो। उन्होंने फिर इंक्वायरी की, और इंक्वायरी की तो निकला कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एलिगेशन सही है कि पेट्रोल यानी बिजली का जो गैस के खर्चा करते थे, वो गैस का यानी अगर है समझे कि 1 MMCF से जो है वो बनते 1 लाख यूनिट बनते हैं, तो वो 1 MMCF से बनाते थे 1 लाख यूनिट, मगर शो करते थे हमने तो बनाए 50,000, और पैसा 50,000 का लेते थे, बनाते 1 लाख थे, तो आधा पैसा खा जाते थे। इस फ्यूल से बनाते थे, वो बनाते थे गैस से, और चार्ज करते थे फ्यूल से, फर्नेस ऑयल का, फर्नेस ऑयल से। फिर इनपुट थी उसकी बाहर से, इसमें जो खर्चे करते थे, खर्चे लॉयर की फ़ीस है, एडमिनिस्ट्रेटर की फ़ीस है, वो 3 गुना ज़्यादा जाली बिल लगा के। वो जब केस किया, उन्होंने इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी के अंदर जो है वो आईपीपी वाले हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तक स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है। हमने फिर ख्वाजा आसिफ को लिखा कि आप इसको जो 460 अरब दे रहे हैं ये आप ठीक है दें, मगर कंडीशन कर दें कि इनका जो ऑडिट है वो होना चाहिए, स्टे ऑर्डर खाली कराएं और उसका चेक कराएं कि इनकी ओवर पेमेंट्स हैं। वो ओवर पेमेंट आज तक चेक नहीं हुई। फिर ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना ने जो है वो उसका चेक किया, उसने कहा कि इनको ओवर पेमेंट हुई है। बुलंद अख्तर राना को पिछली हुकूमत ने इस इल्ज़ाम पे निकाल दिया कि उसने ये क्यों बताया कि ये करप्शन हुई है, और उसको निकाल दिया। एक कमेटी बना दी पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट के अंदर सारी पार्टियां थी, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के भी थे, उसके अंदर मुस्लिम लीग के भी थे, पीपल पार्टी के थे, कि वो बुलंद अख्तर राना जो है, क्योंकि उसके पास जो है वो कनाडा की नेशनलिटी भी है, ड्यूल नेशनल है, और उसने बताया नहीं है, उसको नौकरी से फारिग कर दिया। तो ये करप्शन है। और आज जो है आईपीपी के जो ये फ्रॉड जो हुए हैं सारे के सारे जो एलिगेशन हैं, जिसके ऑडिट के हिसाब से है, जो एसपीडीआई ने भी ये कहा है, और एक लाहौर की और ऑर्गेनाइजेशन उसने भी ये कहा है कि ये करप्शन जो है पाकिस्तान में आईपीपी की, इसके ऊपर जब तक कि ये करप्शन को नहीं चेक होगा, कमीशन नहीं बनेगा, तो ये हमारे इस वक्त आईपीपी के जो सर्कुलर डेट है 12,000 अरब रुपए हो गया है, ये इनको देना है। अगर हम ये इसका प्रूव कर दें तो ये पैसा वापस आएगा, पिछले 10 साल का जो गया है ये पैसा वापस आएगा। जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, सेलुलर कंपनीज के ऊपर 5,000 अरब रुपए पाकिस्तान के रेवेन्यू है, इसके अंदर भी आईपीपी के ऊपर जो है कम से कम 5,000 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके जा चुके हैं। ये खरबपति और महाखरबपति बन गए। कैसे बन गए? और एक एक पार्टी के पास जो है 10-10 पावर प्लांट कैसे आ गए, ये पता नहीं। और ये किस कानून के तहत जो है इनको 18% की गारंटी, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर के अंदर इसके रेट हमारे तय होते हैं यूनिट के, फॉरेन करेंसी के अंदर हमारा इसके पेमेंट होता है, इनकम टैक्स फ्री एग्जाम्पशन दे दिया हुआ है,
इनको जब देते हैं कि ये कंडीशन लगाई थी कि भाई आपको हम दे रहे हैं ये इसके आप कोल पावर प्लांट लगाएं, ये पिछली हुकूमत ने कोल पावर प्लांट लगाने के लिए इनको कहा कोल पावर प्लांट लगाएंगे तो इनमें कई जो चल रहे थे फर्नेस ऑयल पे, उन्होंने कहा ठीक है हम लगाएंगे तो जो 3 साल हमारा कंस्ट्रक्शन होगा उसकी हमें कैपेसिटी पेमेंट ने फ्री में वो भी दिया। मतलब इस किस्म का फ्रॉड हुआ है कि ये यानी आप सुन के हैरान होंगी कि इस चीज़ पे फैसल वाडा को ये देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये आईपीपी की करप्शन है जिसके डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मौजूद हैं। एसपीडीआई को लें, इसके अंदर अरशद अब्बासी साहब हैं, वो इसके एक्सपर्ट हैं, उनको लें, पता चले ताकि ये आइंदा के लिए रेट हमारे जो आज बिजली के 20 रुपये रेट आ रहे हैं ना, ये 8 रुपये रेट हो जाएगा आज अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की। नाज़रीन, मुश्किल हालात से निपटना ज़रूरी है और इसके लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्की मफादात की तरफ आना होगा, उस मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।